नमस्ते, हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत-बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम और सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज की इस गैदरिंग में और मुझे अब प्रज्ञा लॉज कहते हुए भी थोड़ा हेजिटेशन होता है क्योंकि हम सब लोग पूरे भारत से जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही व्यापक मीटिंग है, केवल प्रज्ञा लॉज की मीटिंग कहना उचित नहीं होगा। और आज की मीटिंग का विषय जैसा कि आप सब लोग जानते हैं साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ ओम। ओम का वैज्ञानिक आयाम या वैज्ञानिक पक्ष, इस पर हम बात करेंगे और इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अर्चना पांडे जी हैं, जिनका मैं इंट्रोडक्शन अभी आपके सबके साथ शेयर करूंगा। लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार अपने कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत यूनिवर्सल प्रेयर, सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ करें, जो कि एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट ने सन 1923 में लिखी थी। सिस्टर वसुमती जी। हे गुप्त जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग करती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करे एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह है परस्पर एक सबके साथ में। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम है, डॉक्टर अर्चना पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इससे पहले कि हम इस विषय पे वो अपने विचार प्रस्तुत करें, मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स जो शायद उनके बारे में उतना नहीं जानते हैं। तो डॉक्टर अर्चना पांडे जी ने एमएससी केमिस्ट्री में की है और डीफिल की डिग्री भी उनके पास है। पहले वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सीएमपी डिग्री कॉलेज में फॉर्मर एचओडी भी रह चुकी हैं। वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्रयागराज में ही सीएमपी डिग्री कॉलेज। और जो वहां की केमिकल सोसाइटी है सीएमपी डिग्री कॉलेज की, उसकी आप अध्यक्षा हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं आप नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस की। और साथ ही आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं जिसमें आकस्मिक आविष्कार, रेडियम की जनक मैडम क्यूरी, नाभिकीय ऊर्जा एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अलावा भी बाद में उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। साथ ही साथ आपने एडिटिंग की है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इन नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड, role of antioxidants in health and disease prevention, advances in chemical and applied sciences, पार्ट 1 और विज्ञान पत्रिका की आप गेस्ट एडिटर भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ आपको कई बार अपने कार्यों के लिए अपनी जो जितनी मेहनत से आपने कार्य किए हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हुए आपको अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, रजत जयंती सम्मान नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में, विज्ञान भूषण सम्मान साहित्य संगम प्रयागराज से, डॉक्टर संपूर्णानंद पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से, अनुसृजन सम्मान आईसेक्ट यूनिवर्सिटी भोपाल से, होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से लखनऊ से, शताब्दी सम्मान विज्ञान परिषद प्रयागराज से और बहुत ही महत्वपूर्ण महिला गौरव सम्मान बायोवेद प्रयागराज से और एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रयागराज से और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड एसबीएसआरडी प्रयागराज से। लेकिन जो मुझे सबसे प्रिय है, ये तो बहुत सारे अवार्ड और हमने उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात की, लेकिन एक बहुत ही यूनिक चीज है
जो शायद हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक विज्ञान परिषद है प्रयागराज में, विज्ञान परिषद प्रयाग, और आप उसकी वर्तमान में ट्रेज़रर हैं और काम कर रही हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट उसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट रही थीं, विज्ञान परिषद प्रयाग की। तो ये मुझे लगता है एक बहुत कॉमन लिंक है जो हमारी वक्ता हैं, उसके साथ-साथ आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ आपने समय-समय पर स्टडी कैंप्स, कन्वेंशंस को अटेंड किया है, और 80 रिसर्च पेपर्स, 80 रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में, और साइंटिफिक जो पत्रिकाएँ होती हैं, उनमें आपके अबाउट 30 आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। और इन सब के साथ मुझे मालूम है हमारे जो आज के ऑडियंस हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, उनकी खूब आशाएँ होंगी कि आज जो विषय है ओम का वैज्ञानिक पक्ष, उसके बारे में डॉक्टर अर्चना पांडे जी अपने शोध के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमारे साथ कुछ शेयर करेंगी, और अंत में हम लोग शॉर्ट में देखेंगे थियोसॉफी में ओम के बारे में एचपीडी ने क्या कहा है, अगर समय रहा तो। So please, I welcome Dr. Archana Pandey now to throw some light on this topic, scientific aspect of Om. सभी आत्मीय जनों को मेरा प्रणाम। विज्ञान की छात्रा होने के कारण ओम के वैज्ञानिक पक्ष पर मैंने थोड़ा खोजबीन प्रारंभ की। पुस्तकों और इंटरनेट के माध्यम से थोड़ी जानकारी इकट्ठा की और आज आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। हमारे चारों ओर एक विचित्र और रहस्यमय संसार फैला हुआ है। चंद्रमा, सितारे, सूरज, नक्षत्र, आकाशगंगा, धूमकेतु, ब्लैक होल आदि। और एक सूरज नहीं, एक चंद्रमा नहीं, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, एक गैलेक्सी में लगभग 1 करोड़ से लेकर 10 खरब तक स्टार्स होते हैं, और ऐसी मिलियन गैलेक्सीज यूनिवर्स में है। आश्चर्य होता है कि हमारा कॉस्मॉस कितना एक्सपेंडेड है। इस विस्तृत ब्रह्मांड की सुंदरता हमें रोमांचित करती है, पर हमारे शरीर के अंदर छिपा हुआ संसार भी कुछ कम रहस्यमय नहीं है। रहस्यमय होने के साथ साथ यह रोचक भी है। जब हम अपने शरीर और इसके अंदर चलती हुई लाखों प्रक्रियाओं या केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, तो लगता है कि यह तो दूसरा ही संसार है, पर जीवित, रहस्यमय और अलौकिक। कई सदियों तक जीवन प्रक्रियाओं का वर्णन करने में कुछ अनुमान और कुछ कल्पना का सहारा लिया गया, और फिर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। वैज्ञानिकों ने शरीर के बारे में खोज आरंभ की, तो दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिकों ने मन एवं मस्तिष्क में नए सिरे से सोचना शुरू किया। अपनी खोजों व चिंतन से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सकारात्मक भावनाएं हों अथवा नकारात्मक भावनाएं, प्रत्येक भावना के साथ एक केमिकल का संबंध है। इन केमिकल्स की कमी और अधिकता भी मन को संचालित करने में, निगेटिव एवं पॉजिटिव फीलिंग्स अथवा थॉट को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी ब्रेन और ब्रेन से निकलने वाले केमिकल के बारे में देना चाहती हूँ, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में ओम बोलते वक्त कौन से केमिकल ब्रेन से सिक्रीट होते हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, इस बारे में चर्चा करूंगी। मैं शिखर जी से चाहूंगी कि ब्रेन की तस्वीर एक बार शेयर कर दें, जो पावर पॉइंट है उसमें से। ये देखिए, ब्रेन की एक इमेज आपके सामने है। जिस तरह से एक घर कई ईंटों से मिलकर बनता है, उसी तरह से ब्रेन जिन सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। शिखर जी दूसरी स्लाइड शेयर कर दे, न्यूरॉन्स वाली।
ये न्यूरॉन्स मैसेज लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसकी एनाटॉमी में मैं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह के सेल्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इनको न्यूरॉन्स कहते हैं। जिसमें आप एक पोर्शन एक हेड का देख रहे हैं जिससे ब्रांचेस निकली हुई हैं, बीच में एक न्यूक्लियस है, इसकी कुछ लंबाई है और फिर दूसरी तरफ भी ब्रांचेस हैं। तो इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रजिस्टर कर लें, तब आगे जब मैं बात करूंगी तो मैं इस बात का जिक्र करूंगी। शिखर जी, ये स्लाइड अब आप हटा सकते हैं। विभिन्न भावनाओं के समय ये विभिन्न केमिकल सिक्रीट करते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ब्रेन हुआ, ब्रेन के अंदर सेल्स हैं, ये सेल्स न्यूरॉन्स कहलाते हैं और ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं डिफरेंट फीलिंग्स और इमोशंस के समय, उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन से लेकर पूरे शरीर में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की सहायता से ब्रेन हृदय को धड़कना बताता है, फेफड़ों को सांस लेना बताता है, स्टमक को भोजन पचाने की सूचना भेजता है। यही नहीं, ये हमारे हंसने, रोने, सोने, जागने, यहाँ तक कि हमारी एकाग्रता को भी नियंत्रित करता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने 100 न्यूरोट्रांसमीटर्स खोज निकाले हैं, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका नंबर कम से कम 1000 के आसपास होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में लगभग 10 से 12 खरब न्यूरॉन्स होते हैं। खरब शब्द ऐसे बोलने में कोई खास मायने नहीं रखता है, पर जरा सा आप इमेजिन कर लीजिए, एक के ऊपर एक जीरो, 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, खरब और 10 खरब। आप सोचिए इतने न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो एक सेल मैंने आपको छोटा सा दिखाया, इतने न्यूरॉन्स, 10 खरब न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पहले ये धारणा थी कि न्यूरॉन्स जब नष्ट हो जाते हैं तो दोबारा नए नहीं बनते। कहते हैं कि ये न्यूरॉन्स बच्चा लेके पैदा होता है और फिर ये लाइफ लॉन्ग नए नहीं बनते। परंतु 2013 की सेल नामक इंटरनेशनल जर्नल में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि 700 न्यूरॉन्स पर डे नए बनते हैं। हालांकि अगर हम ध्यान से देखें तो 12 खरब या 10 खरब के समक्ष ये 700 नंबर कुछ भी मायने नहीं रखता। पर जहां तक मेमोरी स्टोरेज या कहूं कि स्मृति भंडारण की बात है, तो उसमें ये न्यूरॉन्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर अमर सहाय एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनकी एक रिपोर्ट अप्रैल 2016 के जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार टहलना, हल्की जॉगिंग करना, तैरना व हल्के व्यायाम नए न्यूरॉन्स के बनने में सहायक है। दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि निराशा और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाएं बहुत तेजी से न्यूरॉन्स को डैमेज ही नहीं करती, बल्कि उनके बनने की दर भी कम करती हैं। दिमाग का एक भाग जो हिपोकैम्पस कहलाता है, वही ये न्यूरॉन्स बनते हैं, जो भावनाओं के नियंत्रण के साथ साथ याददाश्त के लिए भी जिम्मेदार है। एक रोचक तथ्य ये है कि केवल यदि ब्रेन के न्यूरॉन्स को निकाल कर जोड़ दें, अभी आपने न्यूरॉन्स की तस्वीर देखी और उसकी लंबाई भी देखी थी, अगर इन ब्रेन के न्यूरॉन्स को निकाल कर बाहर जोड़ा जाए तो इनकी लंबाई 965 किलोमीटर होती है। दरअसल ये कुछ कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। अगर मैं सोचूं कि प्रयागराज से दिल्ली कितनी दूर है, तो ये लगभग 600 किलोमीटर पड़ता है। तो आप अनुमान लगाइए कि इन न्यूरॉन्स को बाहर निकालकर जोड़ने पे जो 965 किलोमीटर लंबाई बन रही है, तो ये न्यूरॉन्स कितने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में आपके ब्रेन में उपस्थित हैं। और आगे आइए, अब हम बात करते हैं ओम के बारे में थोड़ा सा, कि ओम को वैदिक मंत्रों में बीज मंत्र के रूप में माना गया है। इसके मंत्रोच्चार से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये ब्रह्मांड की शुरुआत, अवधि और विघटन की व्याख्या करता है। दरअसल इसका आध्यात्मिक पक्ष जो है उसको मैं यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ, मैं केवल थोड़ा सा 2 लाइनें इसके बारे में बता रही हूँ। ओम को बहुत तरह से बताया गया है, उसके बहुत तरीके, बहुत मायने बताए गए हैं,
पर ज्यादातर ये त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। उपनिषदों में ओम को संपूर्ण ध्वनि माना गया है, जो समस्त ध्वनियों का मूल माना जाता है। ओम का जप करते समय हम 3 वर्णों का उच्चारण करते हैं, ओ, उ तथा मा। ओ को वैज्ञानिक मस्तिष्क से जुड़ा हुआ मानते हैं, उ को हृदय से और मा को नाभि से यानी जीवन से। तो मन, मस्तिष्क और जीवन के तारतम्य से ही कोई कार्य सफल होता है और ओम के सतत उच्चारण से इन तीनों में एक तरह का तालमेल बनता है। अब ये ओम की ध्वनि क्या है, इसको वैज्ञानिक देखिए किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ निरंतर वाइब्रेशन की स्टेट में है, चाहे उसमें सूक्ष्मतम डीएनए हो, चाहे बड़े बड़े ग्रह हो, ये एक निश्चित गति से वाइब्रेट करते हैं और इनसे एक बहुत सूक्ष्म ध्वनि निकल रही है जो मानवीय कानों को कभी सुनाई नहीं देती। आप इमेजिन करिए कि जब एक पंखा 1 मिनट में 1000 चक्कर की गति से घूमता है तो वो ध्वनि पैदा करता है। 1 मिनट में 1000 चक्कर मात्र। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा 1 लाख मिलियन तारों को लेकर जब 20,000 मील पर सेकंड की गति से घूमती है तो वो भी तो ध्वनि पैदा करती होगी। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यह निरंतर तेजी से घूमती हुई आकाशगंगा जो ध्वनि पैदा करती है वो निर्वात के माध्यम से प्रसारित होती है। बीते युगों में यह ध्वनि ऋषियों और मुनियों ने ध्यान की अवस्था में जाने पर सुनी। यह ध्वनि शरीर के बाहर और भीतर दोनों जगह सुनाई देती है। आपको लगेगा शरीर के भीतर कैसे? देखिए, शरीर भी हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये भी चक्कर लगाते रहते हैं। इनके चक्कर लगाने से आप सोचिए कि जहां करीब 10 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में हैं और उन सब में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स चक्कर लगा रहे होंगे तो उनकी भी तो कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म स्तर पर ध्वनि होगी। तो ये ध्वनि बाहर भी सुनाई पड़ती है और उनको अंदर भी सुनाई पड़ी। तो इस ध्वनि को ही ओम का नाम दिया गया। अतः ओम किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, यह ध्वनि मूलक है, यह एक साउंड है और कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में केवल यही एक ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती थी। ओम की उत्पत्ति और जाप के पीछे एक दूसरा ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत जो है उसको भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। स्वर का मतलब होता है आ, आ, ई, उ, ए, अंग, आ। ये स्वर कहलाते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, डा, ता, था, दा, दा, ना इत्यादि। तो स्वर और व्यंजन में फर्क आप समझ रहे हैं। वर्णमाला की प्रत्येक पंक्ति का जो आखिरी व्यंजन होता है उसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे का, खा, गा, घा, ङा बोलने में नाक का प्रयोग करना पड़ता है। उसी तरह चा, छा, जा, झा, या ता, था, दा, धा, ना, या टा, ठा, डा, डा, ड़ा। आप देखिए हर लाइन का जो आखिरी व्यंजन है उसमें नाक से ध्वनि निकलती हुई प्रतीत होती है। अब आप सोचे ओम शब्द, ओम में जो ओ है वो स्वर हो गया और जो मा हो गया वो व्यंजन हो गया। इन दोनों का ये संयोजन है। देखिए, दर्द की अवस्था में हमारे मुंह से स्वर ध्वनि निकलती है। जैसे मान लीजिए किसी को सुई चुभ हो जाए तो जोर से उसके मुंह से अचानक निकलता है ई, या बहुत दर्द हो तो ये निकलता है आह, ओह। इस तरह के शब्दों का उत्पादन होता है। तो आप देखिए ये तीनों ही जो हमने बताए ये स्वर शब्द हैं। तो एलोपैथिक अनुसंधान ने पुष्टि की है कि स्वर अक्षरों के का जाप एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक दर्द निवारक गोली एस्पिरिन के समान कार्य करती है। उस समय जब ये स्वर निकल रहे होते हैं उस समय इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 नाम के रसायनों का उत्पादन होता है। अतः वैज्ञानिक तथ्य ये है कि स्वर अक्षरों के जाप से बॉडी में पेन किलर केमिकल्स या दर्दनाशक रसायनों का सिक्रीशन होता है।
और ओम में आप देख रहे हैं ओ जो है वो स्वर है। अब दूसरी बात देखी जाए, जब हम दुखी होते हैं या अक्सर हम रोते हैं या रोने जैसी ध्वनियाँ निकालते हैं, तो उस समय वास्तव में व्यंजन यानी नाक से निकली हुई ध्वनि निकलती है। जैसे हम लोग रोते वक़्त तक तो ऊ इस तरह की ध्वनि निकलती है, जो नाक से निकलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नाक से निकलने वाली इन ध्वनियों में यानी व्यंजनों में के समय प्रशांतकों का उत्पादन होता है। प्रशांतकों यानी कूलेंट्स का जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो उनका जो इफेक्ट होता है उस तरह का इफेक्ट बॉडी में पैदा होता है। तो विभिन्न भाषाओं के आधार पर अगर आप ध्यान दें तो माँ और ना सबसे आम कह सकते हैं कि नाक व्यंजन है। नाक से निकलने वाले व्यंजन की ध्वनि जो होती है वो हड्डियों, शिराओं, नसों, ग्रंथियों और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वाइब्रेशन पैदा करती है। अतः जो ओम का जप करते वक्त यदि आप अपने ललाट यानी माथे पर हाथ रखें और इस कंपन को, तो आप एक कंपन महसूस करेंगे। जो लोग काफी समय से ओम की बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे इसको करके देख सकते हैं कि जब वो ओम बोल रहे हो, तो जब वो माँ बोल रहे होते हैं, माँ का प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं, उस वक्त माथे पे आप हाथ रखें, तो आपको स्पष्ट वाइब्रेशंस सुनाई पड़ते हैं, महसूस होते हैं। इसी प्रकार ओ का लंबे समय तक उच्चारण करने से हमारे शरीर में अधिकाधिक दर्द निवारक रसायनों का और माँ के उच्चारण से अधिकाधिक प्रशांतकों का उत्पादन होता है। अब एक दूसरा एस्पेक्ट लें कि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं कैंडाइस पर्ट। उनका कहना है कि अधिकांश समय हल्की सांस लेने की वजह से हमारे शरीर में उत्पन्न विष हमारी इंटेस्टाइनल वॉल में उपस्थित एक न्यूरोपेप्टाइड के आसपास जमा हो जाता है। स्वाभाविक रूप से किए गए ओम का जाप जो है ये गहरे श्वसन का प्रतीक है, जिसमें उल्लेखनीय मात्रा में हमारे शरीर की विषाक्तता का निष्कासन होता जाता है, यानी इसको कहना चाहिए कि वो निकलता जाता है शरीर से। इस प्रकार आप देखें तो मन की शुद्धता के साथ साथ ओम का उच्चारण शरीर को अवांछित रसायनों से मुक्ति भी दिलाता है। वैज्ञानिकों ने शोध द्वारा यह देखा कि ओम के उच्चारण से माथे पर जो हमारी दोनों भौहों के बीच में स्थित एक पीनियल ग्लैंड होती है, उसमें भी एक्साइटमेंट होता है और उसमें एक्साइटमेंट से एक सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर का उत्सर्जन होता है। तो मैं आपको बताऊं ये सेरोटोनिन आखिर क्या करता है अगर ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है तो जरा सा सेरोटोनिन के बारे में जान लें कि ये सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये खुशी का संचार करता है। इसे फील गुड या शांतिदायक रसायन या फिर कामिंग केमिकल कहते हैं। इटली के एक वैज्ञानिक हैं विटोरियो अर्स्पेमर का मानना है कि भूख, नींद और स्मरण शक्ति, सीखने की प्रक्रिया व समाज में व्यक्ति का व्यवहार, ये सब कहीं न कहीं उसी सेरोटोनिन से संबंधित है जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। और ध्यान दीजिएगा ये निकल रहा है तब जबकि व्यक्ति ओम का जप कर रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सेरोटोनिन के लेवल में इम्बैलेंस आने से व्यक्ति निराशा और अवसाद का शिकार हो जाता है। कभी-कभी दुश्चिंता व क्रोध के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। प्रिंसटन के न्यूरो साइंटिस्ट बैरी जेकब ने रिसर्च के बाद बताया कि स्ट्रेस के कारण ब्रेन में न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण सेरोटोनिन का लेवल आवश्यकता से कम हो जाता है और डिप्रेशन की अवस्था आ जाती है। ऐसी अवस्था में साइकियाट्रिस्ट द्वारा दी गई दवाएं सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा देती हैं और व्यक्ति निराशा की अवस्था से बाहर निकल आता है। यदि 15-20 मिनट तक ओम का उच्चारण करने से इसका स्तर बढ़ जाता है तो लाभ ही लाभ है। यदि हम खुश हैं तो हमसे खुशी की तरंगें आसपास भी प्रसारित होंगी और जाहिर है उसके संपर्क में आने वालों पर भी उसका प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। अभी तक कोई ऐसी विधि ज्ञात नहीं जिससे मस्तिष्क में सेरोटोनिन के लेवल का पता लगाया जा सके। हाँ, ब्लड में इसका लेवल पता किया जा सकता है। सेरोटोनिन चूंकि खुशी का संचार करता है, अतः हर कोई चाहेगा कि उसके शरीर में इसका लेवल बढ़ता रहे। ओम के उच्चारण से इसकी मात्रा बढ़ाई तो जा ही सकती है, पर मैं आपको बता दूं ये भी कि कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से भी इसका स्तर बढ़ाया जा सकता है।
प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं और उनमें एक ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है। यह ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता रहता है, पर उसके लिए विटामिन B6 होना जरूरी है। और ये ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड जो है ये पनीर में, अंडे में, पाइनएप्पल में, बादाम और अखरोट में प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसा एलिजाबेथ सोमर जो कि फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है उनका कहना है। बायोलॉजिकल साइकियाट्री नामक जर्नल के सितंबर 2007 के इश्यू में एक रोचक तथ्य प्रकाशित हुआ जिसको मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि पुरुषों में सेरोटोनिन का लेवल महिलाओं से अधिक होता है। यद्यपि मात्रा में ये अंतर अधिक नहीं होता, परंतु जब इसकी कमी होती है तो प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन शो करने में पुरुषों और महिलाओं में बड़ा अंतर होता है। पुरुषों में सेरोटोनिन का लेवल कम होने पर वे इंपल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव होने लगते हैं, पर निराश नहीं होते, जबकि महिलाएं बहुत तेजी से निराशा और अवसाद में घिर जाती हैं। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूरो साइंटिस्ट का मानना है कि सूर्योदय होने के बाद 2 घंटे की अवधि में ओम का उच्चारण करने से सेरोटोनिन का मैक्सिमम सिक्रीशन होता है। तो ये हुई बात सेरोटोनिन की। इसके अलावा ओम के उच्चारण करने से गाबा नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर भी सिक्रीट होता है। गाबा इसका पूरा नाम है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। यह तथ्य बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन व मैक्लियन हॉस्पिटल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के कंबाइंड कोलैबोरेटिव रिसर्च से पता लगा। ये गाबा जो है आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये चैतन्यता और निश्चिंतता लाने वाला केमिकल है। ये अल्फा ब्रेन वेब एक्टिविटी को बढ़ाता है, जो मैं अभी आगे बात करूंगी। तो ये चैतन्यता को बढ़ाने के लिए बहुत जिम्मेदार है। बाहर ये टमाटर में कह सकते हैं कि गाबा पाया जाता है, पर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब कैफीन का अधिक सेवन किया जाता है, जो कॉफी बहुत पीते हैं या चाय बहुत पीते हैं, तो उसमें इस गाबा का सिक्रीशन कम होने लगता है। वैसे भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जित। तो ये 2 बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अब हम इसमें एक नया एस्पेक्ट और ले रहे हैं। सैमेटिक्स विज्ञान की एक शाखा है। सैमेटिक्स में क्या होता है कि किसी ठोस या लिक्विड पर ध्वनि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि को या इस साइंस को सैमेटिक्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक चौकोर धातु के प्लेट पर बालू के कण आप डाल दीजिए और फिर कहीं कोई ध्वनि पैदा करिए, तो ये बालू के कण बड़ी सुंदर आकृतियां बना लेते हैं। अभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर एक वीडियो देखने का मौका मिला। उसमें भी ये चीज बिल्कुल स्पष्ट दर्शाई गई थी कि टेबल पर लोहे का टेबल टॉप था, उस पर बालू की एक सतह बिछा दी गई और लोहे की रॉड से उस टेबल के किनारे खींचने पर एक खास तरह की साउंड पैदा होती थी और उससे बालू के कण घूम फिर कर एक देते थे और अलग अलग स्थानों पर रॉड को खींचने पर अलग अलग तरह की ध्वनि पैदा होती थी और अलग अलग तरह की आकृतियां बन जाती थी। तो इस तरह का अध्ययन जो है वो सैमेटिक्स नाम की विज्ञान की शाखा में किया जाता है। इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि मंत्रों के उच्चारण से पात्र में रखे जल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक विशेष अवस्था में आ जाते हैं और यदि उन्हें बर्फ के रूप में जमा कर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो बड़ी अच्छी आकृतियां भी उसमें दिखाई पड़ती हैं। सैमेटिक्स द्वारा क्या देखा गया, ये बड़ा रोचक है कि ओम के उच्चारण से पानी में एंटी ग्रेविटी का गुण पैदा हो गया। एंटी ग्रेविटी क्या होता है इसकी वजह से? हम जानते हैं कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से जब हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी पर गिर जाती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही चीजों का भार है और अगर एंटी ग्रेविटी का गुण आ गया हो, दैट मीन्स चीजें हल्की होने लगेंगी। तो अगर पानी पर ओम के उच्चारण से एंटी ग्रेविटी का गुण आ रहा है तो इसका मतलब कि उस पानी में हल्कापन आ रहा है। और हमारा शरीर 70% जल से बना है। हमारे शरीर में लगभग साइंटिस्टों का मानना है कि 70% जल ही है।
तो जब ओम का उच्चारण किया जाएगा तो हमारे शरीर में उपस्थित जल पर भी तो उसका फर्क पड़ेगा, उसमें भी एंटी ग्रेविटी का गुण आएगा और हमें एक हल्कापन महसूस होने लगेगा। ओम के द्वारा हृदय गति को भी कम किया जा सकता है और हम सब जानते हैं जितनी हृदय गति कम होगी, व्यक्ति की उम्र उतनी ही बढ़ती जाती है। डॉक्टर HR नगेंद्र के द्वारा 1995 में किए गए शोध के परिणाम बड़े उत्साहवर्धक रहे। उन्होंने अपने प्रयोग में 7 अनुभवी मेडिटेटर्स को लिया। इन लोगों को ध्यान करने का लगभग 5 से 20 वर्ष का अनुभव था। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को एक बार ध्यान करते समय ओम बोलने को कहा तथा दूसरी बार बिना ओम बोले ध्यान करने को कहा गया। दोनों ही अवस्थाओं में हृदय गति को नापा गया। एक निश्चित अवधि के बाद ये परिणाम प्राप्त हुए कि ओम बोलते समय ध्यान करते वक्त हृदय गति कम हो गई। तो इससे हृदय गति को भी कम किया जा सकता है। अब साइनस की समस्याओं में भी ओम के मंत्र से राहत मिलती है। कहा यह जाता है कि ओम के जप के दौरान एक गूंजती हुई सी ध्वनि पैदा होती है जो मस्तिष्क के क्षेत्र में वाइब्रेशन पैदा करती है। हवा के इस वाइब्रेशन से साइनस का क्षेत्र और जो नासिका मार्ग है वो खुल जाता है, जिसके कारण उसमें एयर का पैसेज बहुत अधिक हो जाता है और साइनस क्षेत्र के बीच में अधिक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने लग जाती है। तो कह सकते हैं कि बेहतर वायु संचार से साइनस का क्षेत्र अवरुद्ध नहीं हो पाता और इन्फेक्शन से बचा रहता है। ओम का जाप करते समय मां का उच्चारण शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को 10 गुना बढ़ा देता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है और इसके बढ़ने से क्या फायदा हो रहा है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड का मुख्य काम ये है कि ये पूरे शरीर में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनमें मैसेज पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसको मैसेंजर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे मस्तिष्क को भी एक्साइट करता है और ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करता है, जिससे कि व्यक्ति रोगों से शीघ्रता से मुक्त हो जाता है। होता यह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है और लोगों में अल्जाइमर जैसी बीमारियां होने लगती हैं। पर ऐसा नहीं है कि अल्जाइमर यानी भूलने की प्रवृत्ति वाली ये बीमारी केवल इसी वजह से होती है, उसके अन्य कारण भी हैं, पर उसमें एक कारण नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन का कम होना है। और ओम का जप करते समय वैज्ञानिकों ने नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को 10 टाइम्स तक बढ़ा हुआ पाया। इसके अलावा उम्र के साथ साथ बुजुर्ग लोगों में आवाज भी स्पष्ट नहीं रह पाती है। ऐसा वोकल कॉर्ड की नसों और मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होता है। ये देखा गया है, साइंटिस्टों ने इसको ऑब्जर्व किया कि 10 मिनट तक ओम का नियमित जाप करने से वोकल कॉर्ड ठीक हो जाते हैं और आवाज की गुणवत्ता बनी रहती है। देखिए, एक जर्नल है IJSEAS, उसमें एक किरण चौधरी व नीता केप्से के द्वारा प्रकाशित 2017 में ये प्रकाशित हुआ था उनका रिसर्च पेपर। उन्होंने कहा कि ये थायराइड जनित विकारों को भी दूर करता है। कैसे? उन्होंने कहा कि ओम के उच्चारण के समय आ व ऊ बोलते समय चेस्ट और स्टर्नम और थ्रोट में वाइब्रेशन पैदा होते हैं। स्टर्नम में वाइब्रेशन से हमारी चेस्ट में एक थाइमस नाम की छोटी सी ग्रंथि होती है, उसमें वाइब्रेशन पैदा होने लगता है। अब ये थाइमस में वाइब्रेशन पैदा होने से कैसे फर्क पड़ रहा है? देखिए, आजकल कोरोना के समय में हम लोगों ने बड़े इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात की, बहुत तरह के काढ़े बनाए गए, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन किए गए और इम्यूनिटी बढ़ाने की बात की। देखिए, ओम भी बोलने से इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ती है कि इसमें थाइमस ग्लैंड जो है वो टी लिम्फोसाइट नामक सेल्स का प्रोडक्शन करती है, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह काम करती हैं। ये इम्यूनिटी को बॉडी में बढ़ाती है। तो ओम के उच्चारण के समय इस थाइमस ग्लैंड में वाइब्रेशन देखा गया और जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्रंथि छोटी होती जाती है, यहाँ तक कि अधिक उम्र हो जाने पर ये गायब हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की कमी होना है, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह काम करती हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं।
तो ओम के जब से थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट किया जा सकता है तो निश्चय ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। ये तो ओ की बात हुई ओम की। जब ओम के मां का उच्चारण किया जाता है तो थायराइड ग्रंथि में क्रियाशीलता आती है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की ऊर्जा व वजन दोनों को नियंत्रित रखती है। थायराइड ग्रंथि में वाइब्रेशन पैदा होने से एक फायदा और होता है कि थायराइड से जुड़ी हुई एक ग्रंथि होती है जिसको पैराथायराइड कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड ग्लैंड्स हैं और पैराथायराइड रक्त में कैल्शियम की उपस्थिति को नियंत्रित करती है। तो थायराइड ग्रंथि में वाइब्रेशन से पैराथायराइड में भी वाइब्रेशंस होते हैं। ये माँ बोलते वक्त होता है और इस तरह से ये दोनों ग्लैंड्स अपना अपना काम करके हमारे सिस्टम को ठीक रखते हैं। और अब आइए हम बात करते हैं कि ओम को प्रोनाउंस करने पर ब्रेन वेव्स पर क्या असर पड़ता है। तो आइए अब हम लोग जरा सा देखते हैं कि ब्रेन वेव्स पर हमारे ओम बोलने का क्या असर पड़ता है। पर पहले हम ये तो जाने कि ब्रेन वेव्स क्या होती हैं। तो जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ब्रेन वेव्स पर स्टडी लगभग 100 वर्ष पहले ही करनी शुरू कर दी थी और 100 वर्ष पहले जो पहली ब्रेन वेव स्टडी की गई उसको अल्फा ब्रेन वेव कहते हैं। अब इस फील्ड को, ये ब्रेन वेव्स की स्टडी की फील्ड को इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कहते हैं। जैसा कि अभी पहले ही इस बात का जिक्र हुआ, हाँ आप इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम दिखा सकते हैं इसके बाद वाली स्लाइड। जी, जैसा कि अभी पहले इस बात का जिक्र हुआ कि ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये हजारों न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन हजारों न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। इनके बीच इलेक्ट्रिकल वेव्स के माध्यम से कम्युनिकेशन होता रहता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्रेन वेव्स क्या होती हैं। न्यूरॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर के चलती रहती हैं और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में ब्रेन के फ्लो करती हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे ब्रेन में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, 10 खरब न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल पल्सेस आपस में सिंक्रोनाइज होती हैं और ब्रेन वेव्स बनाती हैं। इसी तरह जब कई न्यूरॉन्स लगभग एक ही समय में एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी एक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें ब्रेन के बाहर डिटेक्ट किया जा सकता है। इस एक्टिविटी या ब्रेन वेव को जिस इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम कहते हैं, जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। इसको EEG बोलते हैं। ये वैसी ही चीज है जैसे ECG का नाम सभी ने सुना है। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हार्ट की स्टडी करता है। उसी तरह से ब्रेन की स्टडी के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम है, इसको EEG कहते हैं। इसमें सर पर ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे हेड के स्कैल्प पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड इक्विपमेंट से जुड़े रहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ये ब्रेन वेव्स को एम्प्लीफाई कर देता है। जैसे माइक हमारे वॉइस की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, उन्हें उसी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट ब्रेन वेव्स को एम्प्लीफाई करके एनालाइज करता है और स्क्रीन पर दिखा देता है और जो स्क्रीन पर दिखाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेन ग्राफ। इस इलेक्ट्रिकल ब्रेन ग्राफ से वेव की आवृत्ति और आयाम का पता किया जा सकता है। शिखर जी नेक्स्ट स्लाइड ले आए। देखिए जो ग्राफ बनता है उसमें दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है एम्पलीट्यूड। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आपने देखा है कि जो व्यक्ति है जिसकी ब्रेन वेव की स्टडी करनी है उसको एक कैप पहना दी गई है जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और ये इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफाई करता है और उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो शिखर जी इसके बाद वाली स्लाइड ले आए। जी, ब्रेन वेव्स ये होती हैं। अब आप इन ब्रेन वेव्स में अगर ध्यान दें तो कई तरह की हैं, इनके बारे में मैं एक एक करके बात करूंगी। पर आप पहली वाली ब्रेन वेव देखें जिसको गामा कह रहे हैं और लास्ट वाली जिसको डेल्टा कह रहे हैं। आप देखेंगे पहली वाली ब्रेन वेव जो गामा है इसमें नॉइज ज्यादा है, वाइब्रेशंस ज्यादा है। हम कहेंगे कि इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और जो लास्ट की डेल्टा है उसमें आप देख रहे हैं नॉइज कम है या वाइब्रेशंस, वो फ्रीक्वेंसी इसकी कम है।
इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आवृत्ति और आयाम की बात करना यहाँ ज़रूरी है ब्रेन वेव्स के लिए, कि जैसे हम ओम का उच्चारण करें और 1 मिनट में 10 बार ओम बोलें, तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होगी 10 ओम पर मिनट। और यदि 20 बार बोले तो हम इसको कहेंगे, इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होगी 20 ओम पर मिनट, और इसे कहेंगे कि अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, समय वही है पर ओम बोलने की संख्या बढ़ गई। इसी तरह से ओम को जल्दी बोलकर बंद कर दें या लंबे खींचकर बोले तो आयाम बढ़ जाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि समुद्र के किनारे कभी आप खड़े हुए हो तो अनुभव किया होगा कि कभी लहरें बड़ी ऊंची उठती हैं और फिर गिरती हैं नीचे, और कभी लहरें थोड़ा सा उठ के गिर जाती हैं। तो जब वे ऊंची उठ रही हैं तो हम कहेंगे कि उनका आयाम बढ़ गया है, और जब वो थोड़ा नीचे होके गिर रही हैं तो हम कहेंगे उनका आयाम कम हो गया है। और आयाम और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी को नापने की एक यूनिट होती है जिसको हर्ट्ज कहते हैं। जैसे हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम आदि इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, ये यूनिट होती है। तो ये बात हुई ब्रेन वेव के बारे में, पर अब प्रश्न ये उठता है, क्या डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड, फीलिंग्स और इमोशंस सोते जागते समय सदैव एक ही तरह की ब्रेन वेव्स पैदा होती हैं? आप सब समझते होंगे, इसका उत्तर है नहीं। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि ये ब्रेन वेव्स कितनी तरह की होती हैं, और फिर ओम को प्रोनाउंस करके हम किस तरह से इन ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। अब इसी आधार पर ब्रेन वेव्स 5 तरह की होती हैं, जो अलग अलग मूड और मेंटल स्टेट्स के समय बनती और बिगड़ती रहती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गामा ब्रेन वेव्स की। इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये करीब इनकी 32 से 100 हर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये कब पैदा होती हैं? जब व्यक्ति कुछ नया सीख रहा होता है, किसी समस्या का समाधान खोज रहा होता है, जब उसका परसेप्शन बहुत ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स जो काफी समय से मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उनमें ये बहुत स्ट्रांगली और रेगुलरली ऑब्जर्व की जाती हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स पर एक्सपेरिमेंट करने पर ये उनमें ऑब्जर्व की गई। जैसा कि अभी बताया कि ये 32 से 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती हैं, पर कभी कभी इनका लेवल 200 हर्ट्ज तक पहुंच जाता है, और तब इन्हें लैम्डा कहने लगते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कई योगी लोग सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेट में चले जाते हैं। सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है? तब जब मेटाबॉलिक रेट, शरीर की शारीरिक प्रक्रियाएं बहुत स्लो हो जाती हैं, जब हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है, जब रेस्पिरेशन बहुत कम हो जाता है, ऐसे समय योगी बर्फ में बैठकर भी ध्यान में चले जाते हैं, पर उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उस समय 200 हर्ट्ज तक की लैम्डा वेव्स डिटेक्ट की गई हैं। ये बात हुई गामा वेव्स की, जो लैम्डा वेव्स में कन्वर्ट हुई। अब बात करते हैं बीटा ब्रेन वेव्स। इसकी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तो आप ये समझ रहे होंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी गामा वेव से कम है। इसमें जो नॉइस जैसी चीज दिख रही है वो कम है। इनकी फ्रीक्वेंसी 13 से 32 हर्ट्ज तक होती है। इनको डिटेक्ट करना उस समय बहुत आसान होता है जब व्यक्ति एक्टिव थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है, जब कोई दो व्यक्ति आपस में एक्टिव कॉन्वर्सेशन में हो, या फिर कोई डिसीजन ले रहे हो, या डिसीजन लेने की स्थिति में पहुंच रहे हो, किसी एक काम पर फोकस कर रहे हो, या फिर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। कहा जा सकता है इट इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ अलर्टनेस टू द फिजिकल वर्ल्ड। बाहर के संसार में जब आप हैं, बाहर की दुनिया से रिलेटेड जब आप बातें कर रहे हैं, तब ये बीटा ब्रेन वेव्स डिटेक्ट की गई हैं, जैसे काम करते वक्त, ड्राइविंग, टॉकिंग, थिंकिंग। और ये मेरा अपना मानना है कि शायद हम लोग ज्यादातर इस बीटा स्टेट में ही रहते हैं। फिर आती है अल्फा ब्रेन वेव्स, और आप देख रहे हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी गामा और बीटा से कम है। ये करीब 8 to 13 हर्ट्ज होती है। यही वो सबसे पहली ब्रेन वेव्स है जो 1908 में डिटेक्ट की गई। ये तब
डिटेक्ट की जाती हैं जब व्यक्ति की आंखें लगभग बंद होती हैं, उसका माइंड रिलैक्स होता है। अधिकतर ये देखा जाता है कि लोग सोने के लिए लेटे और कब सो गए उन्हें पता नहीं लगता। पर मेडिटेट करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप अपने को नींद की ओर जाते हुए देखते हैं, और उस समय ये अल्फा ब्रेन्स स्ट्रांगली डिटेक्ट की गई। कहा जा सकता है कि जस्ट बिफोर फॉलिंग स्लीप इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। यही नहीं, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक लोगों में भी ये बहुत आसानी से डिटेक्ट की जाती हैं। यदि हम लोग अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ पीसफुल सोचने लगे या डे ड्रीमिंग चल रही हो, तो भी ये पैदा होने लगती है। यही नहीं, कई बार ऐसा होता होगा कि एक वस्तु के देर तक देखते समय हम उसे देखते हुए भी नहीं देख रहे होते, और उस समय अल्फा वेव्स पैदा होती हैं। थीटा ब्रेन वेव्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थीटा ब्रेन वेव्स। अभी तक की सभी ब्रेन वेव्स में इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, लगभग 4 to 8 हर्ट्ज। सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिम लोगोपोलस ने रिसर्चेस के बेसिस पर यह बताया कि जब व्यक्ति रिलैक्सेशन की गहरी अवस्था यानी डीप स्टेट में होता है, तब ये पैदा होती है। यही नहीं, बहुत अनुभवी ध्यान वालों को भी ये आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। यानी डीप मेडिटेशन में इसको गहरी नींद में देखे गए स्वप्न की अवस्था में भी इनकी प्रेजेंस देखी गई है। ये ध्यान रखना है कि ये डीप रिलैक्सेशन स्टेट तो है, पर इसमें साथ में स्वप्न की अवस्था भी हो सकती है। आदमी गहरी नींद की अवस्था में स्वप्न देख रहा है, तब भी थीटा ब्रेन वेव्स देखी गई हैं। इसके अलावा 1 साल से 2 साल के बच्चों में भी इनकी उपस्थिति देखी गई है। और लास्ट है डेल्टा ब्रेन वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये डीप ड्रीमलेस स्टेट में पैदा होती हैं, गहरी नींद पर स्वप्न रहित अवस्था। और मैं आपको बता दूं, जो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, कि इसी अवस्था में व्यक्ति के शरीर में उपस्थित जो टॉक्सिन्स हैं वो न्यूट्रलाइज होते हैं। इसी अवस्था में जो घाव होते हैं वो आसानी से भरने लगते हैं, दर्द कम होने की प्रक्रिया आरंभ होना शुरू हो जाती है, रोगों से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ने लगती है। मुझे याद है, अक्सर माँ को बचपन में कहते सुना कि सोने दो बीमार बहन को, वो जल्दी ठीक होगी। जितना ज्यादा सोएगी उतनी जल्दी ठीक होगी। वो निश्चय ही डेल्टा ब्रेन वेव्स की साइंस नहीं, पर सोने से तबीयत ठीक होगी, ये तथ्य वो अच्छी तरह से जानती थी। इसी अवस्था में एंटी एजिंग और ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होते हैं। इसी समय डीएनए रिपेयरिंग का भी प्रोसेस होता है, और न्यूबॉर्न बेबीज में भी ये डिटेक्ट की गई। तो ये है 5 तरह की ब्रेन वेव्स। हम सब में किसी न किसी डिग्री तक ये सभी ब्रेन वेव्स प्रेजेंट होती हैं। ये एक साथ भी प्रेजेंट हो सकती हैं। डेल्टा ब्रेन वेव्स वैसे तो ड्रीमलेस डीप स्टेट में पैदा होती हैं, पर ये तब भी जनरेट होने लगती हैं जब ब्रेन ऑफलाइन हो जाता है, अर्थात जब बहुत ज्यादा ड्रॉजीनेस या थकान की स्थिति होती है, तो उस वक्त ब्रेन ऑफलाइन होकर अपना नरिशमेंट बॉडी के अन्य पार्ट से लेने लगता है। इस समय थीटा ब्रेन वेव्स बहुत कम हो जाती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी डेल्टा ब्रेन वेव से बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपको बताऊं कि ओम के उच्चारण से इन ब्रेन वेव्स पे कैसा असर पड़ा, इस पर बाकायदा एक रिसर्च हुई, और ये बहुत लेटेस्ट रिसर्च है 2019 की, कि डॉक्टर एक जोफ्रे थॉमसन है जो सेंटर फॉर न्यूरो एकॉस्टिक रिसर्च में काम करते हैं। उन्होंने एक चीज और भी बताई, बीटा अल्फा ब्रिज, बीटा ब्रेन वेव्स और अल्फा ब्रेन वेव्स। ये ब्रिज की क्या बात है? उनका कहना है कि एक ये भी अवस्था होती है जिसमें एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस होता है। और देखिए कि ये अवस्था, इस तरह की ब्रेन वेव्स कब डिटेक्ट की गई बीटा अल्फा ब्रेन ब्रिज की, कि जब माइंड एक तरफ तो फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, परंतु साथ ही साथ वो अपनी इंटरनल रियलिटी से भी कनेक्टेड है, जैसे कि वो डीप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से भी कनेक्टेड है। यानी ये बॉर्डर लाइन है जिसमें वो फिजिकल वर्ल्ड के लिए भी अवेयर है, पर साथ में वो अपने इंटरनल वर्ल्ड के लिए भी अवेयर हो गया है।
इस समय बीटा अल्फा ब्रिज ब्रेन वेव्स डिटेक्ट की गई और साइंटिस्टों का कहना है कि इस अवस्था में लिए गए निर्णय, इस अवस्था में किए गए काम हाईली इफिशिएंट होते हैं। हमें अपने ब्रेन वेव्स का पैटर्न का पता नहीं होता, इसके बारे में अवेयरनेस भी बहुत कम है। इनको चेक करने या कंट्रोल करने का प्रयास भी शायद बहुत से लोग नहीं सोचते इसके बारे में। पर अब आपको मैं बता रही हूँ कि 2 न्यूरो साइंटिस्ट हैं, एक है शशिथॉर्न सचदेव और दूसरे हैं फक्का रावत सित्ती प्रपारोन। ये थाईलैंड के बैंकॉक शहर में काम करते हैं और ये मेफालेंग यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं। इन्होंने ओम चैंटिंग का ब्रेन वेव्स पर इफेक्ट पर अपना रिसर्च पेपर 2019 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया। पर खास बात यह है कि ओम चैंटिंग करने वालों पर नहीं, परंतु ओम चैंटिंग सुनने वालों की ब्रेन वेव्स को स्टडी किया। इस रोचक प्रयोग में उन्होंने 6 हेल्दी वॉलंटियर्स को लिया जो थाईलैंड के ही रहने वाले थे। इनकी उम्र 20 से 40 वर्ष तक की थी। इनकी कभी ब्रेन सर्जरी नहीं हुई थी। वो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेते थे जो नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हों। साथ ही इस तरह के प्रयोग के लिए उन्हें एथिकल कमेटी से एक अप्रूवल लेना पड़ा, जिसमें ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि मनुष्यों पर किए गए इस तरह के एक्सपेरिमेंट का उनकी हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने कि सभी वॉलंटियर्स को ओम चैंटिंग को 30 मिनट तक सुनाया। वॉलंटियर्स को कहा कि आप पहले 5 मिनट तक आंखें खुली रखेंगे और फिर अगले 5 मिनट तक आंखें बंद रखेंगे। इस तरह 30 मिनट में 3 बार 5 मिनट तक आंखें खुली रखना और 3 बार 5 मिनट तक आंखें बंद रखने को कहा गया। अब इन सभी की ब्रेन वेव एक्टिविटी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से रिकॉर्ड की गई, ओम चैंटिंग सुनने से पहले, सुनते समय और सुनने के बाद। फिर उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की गई। आप सभी परिणाम जानने को उत्सुक होंगे। जी हाँ, ये पाया गया कि डेल्टा व थीटा ब्रेन वेव्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई ओम चैंटिंग को 30 मिनट सुनने के बाद। ये दोनों ही ब्रेन वेव्स रिलैक्सेशन की डीप स्टेट में जनरेट होती है। ये मेडिटेशन के दौरान या गहरी नींद की स्थिति में पैदा होती है। यानी ओम चैंटिंग सुनने के बाद हम लोग मेंटली पहले से बहुत बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। कहते हैं ना कि हिंग लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा। कोई चीतोड़ मेहनत नहीं करनी, कोई पसीना नहीं बहाना और तो और ओम चैंटिंग खुद करने की भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ सुनना है। और अब बात करें अल्फा बीटा और गामा वेव्स की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बढ़ोतरी तो इनमें भी दर्ज की गई, पर उतनी नहीं जितनी कि थीटा और डेल्टा में जो डीप रिलैक्सेशन के स्टेट में डिटेक्ट की जाती है। न्यूरो साइंटिस्ट ने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया? उन्होंने कहा कि स्ट्रेस लेवल डाउन होने के कारण थीटा व डेल्टा ब्रेन वेव्स में इंक्रीज ऑब्जर्व किया गया। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट खत्म होने पर हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर को भी मेजर किया गया और देखा गया दोनों में ही कमी पाई गई थी। कंक्लूड करना चाहती हूँ अपने इस चर्चा को यहीं पर। तो अगर कंक्लूड करूं तो ओम करने से क्या क्या हो रहा है जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूव्ड है। हृदय धीमी गति से धड़कता है, श्वास क्रिया धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, साइनस की समस्या से राहत मिल जाती है, आवाज की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है, थायराइड जनित रोग ठीक होने लगते हैं, शरीर का इम्यून सिस्टम बूस्टअप होने लगता है और मन शांत हो जाता है। पर इसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ओम के इतने चमत्कार एक या दो बार या एक या दो दिन ओम बोलने से नहीं होता, कंसिस्टेंसी जरूरी है। हम सब जानते हैं कि लगातार गिरती हुई पानी की धार ही चट्टान पर निशान बनाती है। तो ओम को जपने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। महीनों करने के बाद ही आपको इससे होने वाले असर दिखाई पड़ेंगे। और अंत में मैं धन्यवाद देती हूँ प्रज्ञा लॉज के पदाधिकारियों को, जिन्होंने मुझे थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी के साथ, प्रबुद्ध जनों कहना चाहिए, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के साथ शेयर करने का अवसर दिया। शिखर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने स्लाइड्स को शेयर किया। जितने लोग इससे कनेक्टेड हैं मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ।
और शिखर जी, अब आप जैसा कहें। थैंक यू डॉक्टर अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार कि आपने इतने गूढ़ विषय को, इतने टेक्निकल विषय को इतने सुंदरता से सहज सिंपल शब्दों में सभी के साथ शेयर किया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ शेयर की। और जो थियोसॉफी में ओम के बारे में कहा गया है वो मैं बाद में शेयर कर लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके इस जो आपने डेलिब्रेशन दिया है, हमारे पार्टिसिपेंट्स डेलीगेट्स के मन में बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं। तो पहले हम, ताकि वो प्रश्न भूल ना जाएं, तो हम उन प्रश्नों को आमंत्रित करते हैं इस समय। हमारे सभी जो डेलीगेट्स हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता दें तो मैं आपको इनवाइट कर लूंगा सर। इजाजत हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ तरल जी, जी पूछिए। अर्चना जी, पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने सोने के बारे में इतना बताया। आपको छोटा सा मेरे मन में जो प्रश्न है उसके लिए थोड़ा सा 2 लाइन और बोलूंगा कि मैं भरतनाट्य शास्त्र सीखा हुआ हूँ, ट्रेनिंग ली हुई है मैंने, और हमको वहाँ पर सबसे पहला जो शब्द सिखाया गया थिएटर में वो था ओम। लेकिन ओम के साथ हमको कुछ और हिदायतें दी गई, तो वो मैं आपसे टेक्निकली जानना चाहता हूँ या साइंटिफिक वे में जानना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि स्टमक से वो आवाज आनी चाहिए, मतलब जो ओ, अभी जैसे मैं ये ओ कर रहा हूँ और अपने स्टमक को अगर पुश करता हूँ थोड़ा ओ, तो वो आवाज कम होती है, मतलब वो स्टमक से आ रही है। और जब हम ब्रीदिंग भी उसके साथ जोड़ी गई कि हमको जितना अंदर सांस लेते वक्त बोलना है उतना ही मुंह में जब सांस छोड़ें तो वो दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। और बिलीव मी, हम लोग रोज इसको 10-10, 15-15 बार करते थे। आज भी मतलब इतना समय नहीं मिलता, लेकिन ऑल्टरनेट दिन या कहीं भी जब भी हम योग करते हैं तो मेरी पहली शुरुआत इसी से होती है और इससे आवाज में और उसमें फर्क पड़ा। लेकिन साइंटिफिक वे में जो आपने ये अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा कहा, तो वो कौन सा चर है और क्या सांस और समय का भी उसके साथ उतना मतलब जुड़ाव है या ऐसे ही ओम होता है? ये मेरी जिज्ञासा जी। जोशी जी, जो भी रिसर्चेस इस पर देखे हैं उसमें इस तरह की बात का सीधे सीधे तो उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि कितनी देर ओम को में ओ स्वर को बोलना है और कितनी देर माँ को बोलना है। उन्होंने ओम चैंटिंग कराई है या ओम चैंटिंग सुनी है, पर मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है, और ये जरूरी नहीं कि जो मैं मानती हूँ या महसूस करती हूँ वो सही हो, कि जब ओम को मैकेनिकली ही शुरू किया जाए पर लंबे प्रयास के बाद वो स्टमक से अपने आप ही वो ओम की आवाज निकलना शुरू हो जाती है। भले ही शुरुआती दौरों में आप गले से ही बोलते हो, पर लंबे अभ्यास के बाद वो अपने आप प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि स्टमक से ओम की आवाज निकलती है। हाँ, इस तरह का कोई पेपर मुझे नहीं मिला, मैं नहीं ढूंढ पाई, कहना चाहिए, होगा तो होगा ही बिल्कुल, कि उन्होंने ओम और माँ के ड्यूरेशन पर कोई बात की हो कि करने से किस तरह से ब्रेन की वेव्स पर फर्क पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपने ये सही कहा कि मेरी ध्वनि कभी गले से निकलती ही नहीं है ओम की। वो क्योंकि मैंने 15 साल थिएटर किया है और रोज मतलब ये एक्सरसाइज करके हम लोग अपनी रिहर्सल शुरू करते थे, तो वो स्टमक से ही निकलती है। आई डोंट नो व्हाट इज द साइंटिफिक थिंग, पर अगर आप कभी ढूंढे तो जरूर संपर्क कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सहजता से ढूंढ लेंगे, मुझे शायद 10 साल लग जाएंगे, मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसी तो बात कोई नहीं है। जिन खोजा तिन पाइया वाली कहावत हम लोग जानते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी और मैं पर्सनल लेवल पर आपको जरूर कन्वे करूंगी। जी, हमने खोज लिया है। मेरी खोज का नाम है सुश्री अर्चना पांडे जी। थैंक यू। मैं पहुंचाऊंगी आप तक बात। जी, धन्यवाद। एक प्रश्न मेरी तरफ से भी है। हाँ जी, हाँ, अपना नाम? कुसुमलता शर्मा जी की बेटी नमिता शर्मा। हाँ, जी जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अर्चना मौसी को, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा सेशन था जहाँ पे मेरे भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया सेशन में। सिर्फ एक प्रश्न अभी भी मेरा बाकी है। जैसे लास्ट में इन्होंने बताया अल्फा बीटा रेस वगैरह के बारे में, तो मैंने नोटिस किया है कि जब हम लोग यूट्यूब या ऐसे चैनल्स पे जाते हैं जहाँ पे हम मेडिटेशन म्यूजिक या कुछ सर्च करते हैं, तो वहाँ पे अलग से आता है कि अल्फा रेस का म्यूजिक, गामा रेस का म्यूजिक, फिर नीचे लोगों के कमेंट होते हैं कि सिर्फ
इस म्यूजिक को सुनना, लाउड वॉल्यूम पे सुनना, या मतलब अलग से इसी को सुनना ब्रेन के लिए डैमेजिंग भी हो सकता है, वो नॉर्मल लोगों के कमेंट्स होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अलग से ये रेस म्यूजिक ये सब सुनना ठीक है कि ये सही में कुछ डैमेजिंग हो सकता है? हाँ नमिता, ये जो आप कह रही हैं म्यूजिक का असर ओम पर क्या पड़ता है, ये बिल्कुल एक नया टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक है। इस पर भी मैंने एक बुक लिखी हुई है जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि म्यूजिक का असर किस तरह से ब्रेन वेव्स पर पड़ता है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि म्यूजिक की जो अलग अलग तरह की रागें होती हैं उन सब का असर ब्रेन वेव्स पर पड़ता है। और ये अल्फा रेज, ये जो बात कह रहे हैं ये ब्रेन वेव्स की ही बात कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर इसमें कोई शक नहीं है कि जो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी है, उस म्यूजिक से निकलती हुई जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है उस पर तो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी है उसको साथ इंटरैक्ट करके वो उसे डैमेज ना करे। पर मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बता सकती कि जो ये अल्फा रेस वो कह रहे हैं वो ब्रेन वेव्स की बात कर रहे हैं या वो म्यूजिक से रिलेटेड कोई चीज है। इसके बारे में मैं बहुत मतलब ऑथेंटिसिटी से नहीं कह सकती। पर म्यूजिक का इफेक्ट ब्रेन वेव्स पर बिल्कुल पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं कि म्यूजिक का इफेक्ट ब्रेन वेव्स पर पड़ता है। और डिफरेंट तरह की म्यूजिक, जैसे सुबह मान लीजिए एक राग भैरवी है, राग दरबारी है, इन सब के अलग अलग टाइम होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, और ये जो रागे हैं ये डिफरेंट तरह की ब्रेन वेव्स पैदा करती है। कुछ आपको रिलैक्स स्टेट में ले जाएंगी, ज्यादातर म्यूजिक की जो रागे हैं वो आपको रिलैक्सेशन की स्टेट में ले जाती हैं, पर उनके टाइमिंग्स भी अलग अलग होते हैं। कुछ आपको एक्टिव ज्यादा करेंगी। तो ये एक पूरा विषय अलग से है जिसमें कि ब्रेन वेव्स पर म्यूजिक का भी स्टडी किया गया है। पर जो आप कह रही हैं अल्फा रेज वाली बात, ये मैं नहीं बता सकती कि ये एक्चुअली क्या है। एंड ओम को सुबह और शाम में हम सुबह ही प्रेफर करते हैं, शाम को नहीं करना चाहिए, या हम शाम में भी थोड़ा बहुत उच्चारण अगर योगा शाम को करते हैं तो? देखिए मैंने अपने उसमें बताया कि साइंटिस्टों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है नमिता, उसमें उन्होंने ये बताया है कि सूर्योदय होने के 2 घंटे की अवधि तक में अगर आप ओम का उच्चारण कर रही हैं तो उस समय सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बहुत अधिक मात्रा में निकलता है जो हमें खुश रखता है, और उसके हमने इफेक्ट आपको बताए। पर ऐसा नहीं है कि आप दिन के किसी और वक्त ओम कहेंगी तो उसके एडवांटेजेस आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। वो दिन का कोई भी समय हो सकता है, आप कर सकती हैं, उसके एडवांटेजेस आपको बिल्कुल मिलेंगे। हाँ, पर एक प्रेफरेबल टाइम होता है कि उस समय करेंगी तो आपको एडवांटेज कई गुना मिलेगा। ओके, थैंक यू। संतोष शुक्ला सर। हाँ जी संतोष शुक्ला जी। हाँ, एक मिनट में बस एक क्वेश्चन, ये एक प्रश्न आया है डॉक्टर अर्चना जी की क्या आपने जो किताबें लिखी हैं वो ऑनलाइन पे अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो? अभी नहीं, पर अगले 1 महीने में ऑनलाइन पर आ जाएगी किताबें। वो हम लोगों ने दी हुई हैं एक पब्लिशर को जो ऑनलाइन कर रहे हैं, और वैसे अगर चाहेंगे तो मैं कोरियर भी कर दूंगी, खासकर एक किताब जिसमें कि बॉडी और माइंड की केमिस्ट्री पर बात मैंने की है कि हर फीलिंग्स के साथ एक केमिकल रिलीज होता है। अगर वो किताब आप चाहेंगे तो वो मैं कोरियर भी कर सकती हूँ अगर मुझे एड्रेस मिल जाएगा। ओके, ये ब्रदर जीनू मास्टर जी का क्वेश्चन था, तो मैं उनसे अगर उन्हें चाहिए होगा तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले 1 महीने में हम लोग आशा करते हैं कि ऑनलाइन किताबें आ जाएंगी। ठीक है। हाँ, ब्रदर संतोष शुक्ला जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैं संतोष शुक्ला, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इलाहाबाद से हूँ, और मैं नमस्ते मैडम, और थैंक यू वेरी मच मैडम कि आपने मुझे इनविटेशन भेजा, और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मैं सुन पाया। मुझे आपके द्वारा माध्यम से ये सूचना मिली, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम। एक चीज बस, एक प्रश्न मेरे भी मन में आया था। पहली चीज तो मैडम, मैं इस संस्थान से मुझे भी एसोसिएट कीजिएगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं भी प्रज्ञा से एसोसिएट हो सकूं, तो आभारी रहूंगा आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, आपके माध्यम से ही मैं जुड़ पाऊंगा। मैं प्रज्ञा को पहली बार जान पाया। इसमें जो शिखर जी हम लोग को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, शिखर जी से भी आप बात कर लेंगे तो वो आपको मेंबर बना लेंगे, क्योंकि वो इसके महासचिव हैं इस प्रज्ञा लॉज के।
जी मैडम, मैं आप सबको ही जान पा रहा हूँ, उनसे भी मेरा कम्युनिकेशन पहली बार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष। नहीं संतोष जी, बिल्कुल आप चैट बॉक्स में अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं उसको नोट कर लेता हूँ। जी जरूर जरूर, मैं आपको भी ऐड कर लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर और एक प्रश्न और था सर कि ओम के अतिरिक्त क्या कोई और ऐसे शब्द हैं जो कि इस प्रकार के इसके आसपास कोई और प्रभाव हमारे मस्तिष्क में डालते हैं जो ओम के अतिरिक्त हों? क्योंकि ओम को हम लोग एक वैसे कहने की बात नहीं, लेकिन हम केवल हिंदू धर्म से ही संबंधित इसको मानते हैं। दूसरे धर्मों में इसका कहीं न कहीं उतना ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज नहीं होता है, तो वहां पर भी कुछ ऐसे शब्द जरूर होंगे जो कि इस ओम के आसपास से होते होंगे, जैसा कि कहा जाता है। तो क्या ऐसे कोई और भी शब्द हैं? हाँ संतोष जी, है क्यों नहीं। जैसे मुस्लिम्स में आमीन वर्ड आता है, आमीन जो बोला जाता है वो ओम का ही एक तरह का दूसरा रूप है। इसी तरह से ये शिखर जी ज्यादा बता पाएंगे। कई भाषाओं में, जैसे मेरा ख्याल है क्रिश्चियनिटी में भी ओम से का पैरेलल वर्ड होगा, मुस्लिम में तो आमीन है ही, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी इनके पैरेलल वर्ड। हाँ, जैसे मैडम आपने ना हमारे सुदर्शन क्रिया में रविशंकर जी ओम के जगह पर सोहम वर्ड यूज करवाते हैं, और ये हम जो CBMR में सेंटर फॉर मैग्नेटिक रिसर्च संजय जी PGI में प्रोफेसर CL खेतवाल सर ने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ था। मैंने उनका एक रिसर्च पेपर पढ़ा और जिसमें उन्होंने सोहम को कंपेयर किया ओम से। उनकी सुदर्शन क्रिया में सोहम कराते हैं, तो इसका भी प्रभाव उसके बहुत ही क्लोज रहा पाया गया है, ऐसा वर्क है। तो मैं एक बात और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि मैडम इन भारत में भी इसके जितने भी संस्थान हैं, हम इस माध्यम से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग हैं, पार्टिसिपेंट हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अपने देश में इस पर जो रिसर्च करने वाले संस्थान हैं या उनके द्वारा रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं, ये भी कुछ लोग जोड़ पाए, जान पाए। मेरी जानकारी में केवल एक ही है, AARL ओम रिसर्च लेबोरेटरी, जो आपकी गुजरात में है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रयाग के पास लखनऊ में CBMR है, जहां पर इसके ऊपर काफी शोध काम कर रहा है और गवर्नमेंट ने इस पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। कानपुर IIT में भी एक लैब है, मुझे नाम इस वक्त साइंटिस्ट का नहीं याद है, वहां पर भी बाकायदा म्यूजिक और ओम योग और मेडिटेशन को लेकर के किस तरह से बॉडी पे इफेक्ट आता है, उस पर बाकायदा रिसर्च हो रही है। थैंक यू मैडम, आपने इसके ऊपर इतना ज्यादा वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो जानकारी दी, लोगों को इसको केवल दूसरे भाव में लेते थे, लेकिन आपने इसको वैज्ञानिक निरूपण कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी, कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू संतोष जी, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है, और इसी रेफरेंस में मैं एक्चुअली एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ जो HPB ने इसमें कहा है। हाँ, ये इसमें देखेंगे, एक अभी हमारे बंधु जीनू मास्टर जी ने एक मैसेज डाला है कि जोरेस्ट्रियनिज्म में वो शब्द है अहुन वैर्य, और जिसको अहुन, ये सिस्टर शहनाज ने उसको डाला है। और अगर आप देखें इसमें, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं कि HP ब्लवास्की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर रही हैं, उन्होंने ये लिखा है बहुत ही क्लियरली कि जो वो शाश्वत सदैव उपस्थित डेटी है, जो परम आत्मा है, वो हर देश में उसकी जो मान्यता है वो एक ही है, और उसका जो एक भाषा के रूप में या फोनेटिक के रूप में उसकी जो एक मेमोरी रखी है हर देश में, द ओम ऑफ द हिंदूज, that is the sacred syllable, had become the ion with the Greeks and the ivum with the Romans। और यही जो ओम है वही क्रिश्चियनिज्म में एमेन और मुस्लिम धर्म में आमीन हो गया है। तो जो उसका ओरिजिन है वो बता रही हैं कि जो ओम शब्द है वो उसी से सब निकले हैं। और एक्चुअली ये जो ओम है, जैसा डॉक्टर अर्चना जी ने भी शुरू में बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एस्पेक्ट्स को वो दिखाता है। तो ऐसे ही ये जो ओम आप देख रहे हैं, AUM, ओम हमारी आत्मा, बुद्धि और हायर सेल्फ, हायर मनस, यानी जो हमारा दिव्य स्वभाव है, हमारे अंदर जो ईश्वरीय स्वभाव है, उसको हम जागृत करते हैं जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। और ओम को तो अपने उसमें मंत्रों का सर्वोत्तम मंत्र कहा गया है कि अगर कोई उसको नहीं, किसी मंत्र को नहीं कर पा रहा है तो ओम का वो उच्चारण कर सकता है। तो जस्ट चूंकि वो प्रश्न आया था इसलिए मैंने सबके साथ शेयर किया। अगर कोई और किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं भी कुछ शिखर जी पूछना चाहती हूँ।
हाँ सुषमा जी श्रीवास्तव। डॉक्टर, हाँ सुषमा जी। पहले तो मैं अर्चना जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था, बहुत एलेबरेट, बहुत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन था। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और सुनने का मौका, थैंक यू सुषमा जी। इस्लामाबाद में रहती हैं, मेरे घर के पास भी रहती हैं, लेकिन कभी जो है ऐसी चर्चा नहीं हुई। तो मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ और शिखर जी को भी कांग्रेचुलेट करती हूँ कि वो ऐसे आयोजक हैं जो पूरे इंडिया से और ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो बहुत विशिष्ट जानकारी देते हैं। तो इस संबंध में मैं तरल जी की बात का एक यदि परमिशन हो चेयरपर्सन की, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने कहा ना कि मैंने डांस सीखा है और उसमें कहा है कि पेट से ध्वनि निकलनी चाहिए माँ की। तो जो अर्चना जी ने बड़ा साइंटिफिकली वैसे बताया है, लेकिन जो ओम शब्द अ, उ और माँ मिलकर बनता है। तो जो अ शब्द है वो कंठ स्थानीय है। अ जो वॉवेल है हम कंठ से बोलते हैं। और ओ, ओम, जब उ आता है तो वो ओष्ठ स्थानीय हो जाता है। और जब माँ आता है तो ओष्ठ के साथ हमको वह स्वर भी मिला रहता है। माँ में उ व्यंजन भी मिला रहता है, उसके बिना हम नहीं बोल सकते। तो वो जो है वो तीव्र माँ है। देखिए संगीत में भी सब शब्द जो है कोमल और तीव्र होते हैं, लेकिन माँ जो है वो खाली जो है वो तीव्र होता है। तो 7 रागों में भी जो माँ की ध्वनि है वो तीव्र ध्वनि है। इसलिए जब हम माँ बोलते हैं तो वह स्वर हमारे ओष्ठ बंद करके बोलना पड़ता है और वह ध्वनि हमारे पेट तक जाती है। और एक बात और इसके संबंध में है कि जो अ है वो ओरिजिन का प्रतीक है, क्रिएशन का प्रतीक है। जो उ है वो एक सस्टेनेंस का प्रतीक है, प्रिजर्वेशन का प्रतीक है। और जो म है वो डिसोल्यूशन का प्रतीक है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो आपने बात कही, तो क्रिएशन, सस्टेनेंस और उसके बाद उसको डिसोल्यूशन, तो इन तीनों का प्रतीक है। तो जब हम ये बोलते हैं ये शब्द, तो इसकी जो साइंटिफिक इफेक्ट पड़ता है, तो पहले ओरिजिन, फिर सस्टेनेंस और फिर उसको वो ध्वनि हम अंदर मर्ज कर देते हैं। और इसी के साथ हमारी वो सारी जो आपने बीमारियों की बात कही, इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं से होती है। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था जो मैं शेयर करना चाहती थी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुषमा जी, बहुत बहुत आपके विचारों के लिए। और अगर कोई और प्रश्न हो हमारे बंधुओं के बीच तो पूछ सकते हैं या कुछ। हाँ हाँ आप बोलिए। नहीं, मैं अर्चना जी को इतनी अच्छी टॉक के लिए बधाई देना चाहती हूँ। बहुत सी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो मुझे नहीं मालूम थी वो उनकी इस टॉक से पता चली। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और भविष्य में भी वो ऐसे ही एनलाइटेंड टॉक्स प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद वसुदी, बहुत बहुत धन्यवाद वसुदी। थैंक यू। एक बात जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जिसका एक तरीके से क्लियर बहुत स्पष्ट हो गया कि जो आपने शुरू में बात कही थी कि ये केवल एक साउंड है, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कई लोग जो ओम के उच्चारण पे जो या जो मान लेते हैं कि केवल हिंदू धर्म के लोग या हिंदू ही इसको उच्चारण कर सकते हैं, किसी और धर्म के उच्चारण करेंगे तो उनका धर्म खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो ये अगर साइंटिफिक एस्पेक्ट से उनको एक्सप्लेन किया जाए कि ये तो साउंड है, म्यूजिक केवल एक साउंड है, उसका कोई धर्म, जाति, देश से कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी लोगों का माइंड खुलेगा उसके बारे में। तो ये हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसकी वास्तव में हमने एक जगह पढ़ा कि ये ब्रह्मांड की साउंड है, यूनिवर्स की साउंड है, और इसकी उद्गम वहां से हुआ और हमारे किसी भी ऋषि मुनियों ने इसको ब्रह्मांड में सुना। और इवन जैसे हम लोग वेद को कहते हैं, वेद ब्रह्मांड की आवाज है, तो यह कोई शब्द नहीं है, यह एक साउंड है। और यह साउंड ब्रह्मांड यूनिवर्स की साउंड है, जिस साउंड को अगर हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष में अगर हम जाएं तो शायद ऐसी ही कुछ साउंड सुनाई पड़ती है। जी जी, ये डॉक्टर अर्चना जी ने अपने व्याख्यान में ये शुरू में कवर किया था जब वो गैलेक्सीज और यूनिवर्स की बात कर रही थी। तो बहुत ही अच्छे से हाँ, हमारे बीच प्रोफेसर सीए शिंदे जी भी हैं अडियार लाइब्रेरी से, वो कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। जो वो अपना इंडियन सेक्शन के नेशनल लेक्चरर और इंटरनेशनल लेक्चरर भी हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के। मैं थैंक्स बोलता हूँ अर्चना जी को, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साइंटिफिकली एक्सप्रेस।
शिखर जी, मैं एक ऐड कर सकता हूँ यस सर। कि ये जो साउंड है ये अभी 5th रूट रेस के लिए हाँ जरूरी है, इसलिए ओम एक कॉमन है और इस 5th रूट रेस में जरूरी है ओम का उच्चार करना. इट इज ए साउंड and it is definitely a sound that tunes with the universe. So in tuning, in resonance, everything that it leads to that. Either it you call it soham or whatever it is, it comes om. So this om is accepted by all for this 5th root race. So each root race has got its sacred word, and for the 5th root race, this is the sacred word given to the humanity. That is what H.P. Blavatsky in her esoteric instructions and in secret doctrine, she clearly mentions this. So this Om has got its own significance. It is being a sacred word. Thank you. Thank you, Archana ji. Thank you, Shikhar ji. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. प्रोफेसर Thank you, शिंदे sir. जी। Thank you very much, sir. और वो देखिए ये थियोसॉफी पढ़ने का लाभ मिलता है हम लोगों को। सर ने एक बात शेयर की कि इवोल्यूशन के साथ समय समय पर ऐसे फॉर्मूले दिए जाते हैं विकास के लिए ऐसे। तो अभी कमेंट जैसे प्रोफेसर शिंदे जी ने कहा ओम 5th रूट रेस के लिए हमें दिया गया है, ऐसी जो 4th रूट रेस थी पुरानी, तो हमारे ब्रदर जीनू मास्टर जी ने लिखा है कि ताओ जो एक ऐसी अक्षर है वो 4th रूट रेस के लिए दिया गया था पुराने समय में, बट इस समय हमें ओम दिया गया है। Thank you so much for these contributions. Anybody else who wants to ask any question, please welcome. मैं बोलना सारा क्वेश्चन और सब लोगों ने पूछ लिया। सिर्फ मैं प्रशंसा करना चाहती हूँ कि डॉक्टर अर्चना पांडे ने ओम के महत्व को तन और मन के लिए पूरी अच्छी तरह से वैज्ञानिक रूप से बहुत सरल करके समझाया, तो साधारण लोग भी समझ सकते हैं और वैज्ञानिक लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओम के महत्व बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत अच्छा लगा मुझे इस, और काफी इन्होंने इस पे सारी रिसर्चेस पे भी काफी ध्यान दिया, तो काफी जानकारी से हम लोगों को भी मिली, जो कि वैसे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते इस बात पे, और हमारे मन में भी फिर ये ओम का महत्व कुछ और बढ़ गया और ज्यादा ध्यान से और सही समय पे ओम का वो करेंगे। अच्छा लगा। अर्चना, धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए। हाँ मीना जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा अर्चना जी आपने बोला, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, सब बातों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, कैसे ब्रेन कब वर्क करता है, कौन सा एंजाइम कब एक्टिवेट होता है, वर्क करता है। एक पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ अर्चना, मैं पूछना चाहती हूँ इनफैक्ट, जैसे ओम का उच्चारण हम लोग करते, जो हमने अभी तक सीखा है, वो हमने पेट से नहीं सीखा था, गले से ही हम लोग बोलते थे। ये कितना सही है मैं नहीं जानती हूँ। और उसमें भी है कि इतना देर ओ बोलना है, इतना देर म बोलना है, कब मुंह बंद करना है, वो ठीक है, वो प्रैक्टिस करने की चीज है, कैसे करना है, हर गुरु अलग अलग तरह से सिखाते हैं, कौन सा सही है ये भी नहीं समझ में आता है। उसके बाद उन्होंने जो संतोष जी ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग में सो हम बोले, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ नहीं, सोहम अलग चीज है, ओम अलग चीज है। उन्होंने शायद कहीं सीखने में कंफ्यूजन उनको हुआ होगा, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग से मैं भी अटैच्ड हूँ 20 साल से। और मैं मेन बात जो मैं पूछना चाहती हूँ अर्चना, कि ये जो तुमने समझाया है कि ये साउंड स्लीप में ये एंजाइम वर्क करता है, एंड इसमें ये एंजाइम वर्क करता है, और कब खुशी में ये वर्क करता है, दुख में क्या वर्क करता है, ये तो ठीक है कि ये वर्क करता है, अलग अलग एंजाइम्स ब्रेन में वर्क करते हैं। लेकिन अगर साउंड स्लीप मुझे चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? इफ आई वांट टू गेट रिलैक्स तो हमें क्या करना होगा? हम खुश रहना चाहते तो हमें क्या करना होगा? वो तो खुश होंगे, एंजाइम होगा। क्योंकि साउंड स्लीप की बात है, तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे साउंड स्लीप नहीं आती। मैं 12-2 बजे रात तक जगी रहती हूँ, फिर नींद आई, फिर घंटे बाद नींद खुल गई, फिर नींद आई,
इस तरह से, और ये मेरा रेगुलर फीचर है। मैं बहुत कोशिश की गाना सुन के, ये अलग अलग गुरुओं का, अच्छा ये स्लीपिंग ये है, मेडिटेशन है, ये मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ वो मैं करने लगी तो मुझे नींद आने लगी। हाँ, एक आध दिन नींद आ गई, फिर नहीं आई, तो वो न भी करने से नींद एक आध दिन बहुत आएगी अच्छे से, दूसरे दिन नहीं आएगी, ये तो होता रहता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इसका भी कोई उपाय है, यू गेट रिलैक्स्ड, आप खुश रहिए, चीजों खत्म कीजिए, मेडिटेशन भी करती हूँ, लेकिन वो स्ट्रेस जो होता है वो रह जाता है, और जो कि फिजिकली उस पर इम्पैक्ट आता है। स्ट्रेस रहेगा तो आपका जो पार्ट आपका शरीर का कमजोर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो दर्द होने लगेगा, तकलीफ में आ जाएगा, ये सब होता है। ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या ऐसा कोई है? मीना जी, आपने बड़ा सनातन प्रश्न पूछ लिया है, जो हर किसी का प्रश्न होगा कि कैसे खुश रहें। इस पर बड़ी लंबी चर्चा की जा सकती है, पर मुझे लगता है ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है अभी इस पर बात करने का। हम लोग तो फ्रेंड्स हैं, हम आपस में भी बात कर सकते हैं, बट आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन इस बात के लिए। पर छोटी छोटी खुशियां के लिए जो कुछ करते रहते हैं वो हम लोग डिस्कस जरूर कर लेंगे आपस में। नहीं अर्चना, एक बात, मैं ये एक्चुअली मैं तुमसे ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, अब बता दो तुम, हमें ऐसा नहीं है। मैं तुमसे इस प्लेटफॉर्म में ये चीज सब भी आनी चाहिए कि चलो इस पर विचार किया जाना चाहिए। हम लोग शिखर जी से रिक्वेस्ट, शिखर जी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आगे इस तरह के लेक्चर्स रख लें कि खुश रहने के उपाय, इस पर नींद आने के उपाय, स्ट्रेस फ्री होने के उपाय, नींद आने का, नींद मुझे नहीं आती उसका उपाय, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो ओम पे बात है, ये तो एकदम डिफरेंट एस्पेक्ट ही था। ये तो ओम पे बात हो रही थी, ओम पर भी कि कैसे ओम बोला जाए, इस पर ही बात होनी चाहिए कि चैंट करके कोई बताए कि ओम कहाँ से होना चाहिए, पेट से बोला एक ने बोला गले से, हम तो आज तक गले से ही करते आए हैं, ये बात है बस, और कोई क्वेश्चन जैसा चीज नहीं था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एनी बेसेंट ने बहुत तरीके से बताया है कि ओम का उच्चारण किया जा सकता है, बशर्ते कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरे लक्ष्य के हिसाब से उन्होंने ओम के उच्चारण का वर्णन किया है। और दूसरी बात, जहां तक जो नींद आने की बात है, मैंने ये अनुभव किया है कि अगर सोने के समय से पहले अगर आप 10-15 मिनट ओम या गायत्री मंत्र, ओम या गायत्री मंत्र कोई भी आप ले लें और उसका जप करें ध्यान पूर्वक, तो मैंने ये पाया कि उससे नींद आने में बड़ी हेल्प हो जाती है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको करके देख सकते हैं कुछ दिनों। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न उठा है, ये जैसा कि डॉक्टर अर्चना जी ने कहा, बहुत शाश्वत प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, और समग्र स्वास्थ्य में नींद का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। या कह लें, अगर हम ध्यान में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो नींद हमारी वैसे ही कम हो जाती है। तो उस पे हम लोग अलग से कभी वेबिनार या एक मीटिंग रख सकते हैं, और एक पैनल डिस्कशन के फॉर्म में रख सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर लेंगे उसमें और उसको रख सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा विषय है आगे के लिए। और अगर किसी का कोई और प्रश्न हो तो प्लीज। जी। हेलो डॉक्टर रीना फ्रॉम भोपाल। रीना, हेलो, आपको देख के। हेलो, आई हैव हर्ड योर ब्रिलियंट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। और आई हैव क्या है, मैंने तो अनुभव किया है कि एवरीथिंग इज जो यू हैव टोल्ड, सब कुछ मैंने अनुभव किया हुआ है। व्हेन द टाइम ऑफ अग्निहोत्र, अर्चना, ब्रिलियंट लेक्चर। आई एम वेरी टू सी यू। थैंक यू रीना, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मेरा तो अनुभव है कि जो पेट से आवाज नहीं आती है, नाभि से आवाज आती है। Vibration is started from your नाभि, not पेट। अच्छा, स्टार्टिंग होती है। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन रीना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू रीना जी फॉर योर एडिशन, वैल्यूएबल एडिशन। एनीबडी एल्स प्लीज? कोई और अगर किसी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा चूंकि समय भी हो गया है, और क्यों ना आज की इस मीटिंग को हम लोग सभी 3 बार
ओम के उच्चारण के साथ समाप्त करें। और लेकिन वो आप चाहें तो अपने माइक को म्यूट भी कर सकते हैं या आप उसको ऑन भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी उसको सुनेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 बार गहरी सांस अवश्य लें। और गहरी सांस का मतलब है कि वो सांस हमारे नाभि तक जानी चाहिए, हमारा पेट बाहर आए और फिर जब हम सांस छोड़ें तो हमारा पेट अंदर जाए। और इससे मेरे ख्याल से जो अभी ओम कहाँ से बोला जाए उसकी जो लॉजिक है वो भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम लोग अक्सर सांस केवल अपने सीने तक लेके एक्सेल कर देते हैं, तो हम लंग्स का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। तो सांस आराम से लें, धीमे से, तो हमारा पेट बाहर आएगा और सांस छोड़ें तो अंदर जाएगा। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग 3 बार गहरी सांस लें। अब हमारा स्थूल शरीर, वासना शरीर और मनोमय शरीर पूरी तरह से शांत हो गए हैं। अब हम 3 बार पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे, बिना किसी उद्देश्य के, सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए। इस संकल्प और भाव के साथ हम सभी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्चना पांडे जी को इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और शोध वैज्ञानिक आयाम ओम के बारे में हम सबके साथ शेयर करने के लिए, और पूरे भारत से हमारे साथ उपस्थित सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस कार्यक्रम में। हाँ, हम सब लोग अगले संडे को 11 बजे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब अरे शिखर जी मिले। हाँ, मैं आ रहा हूँ सर, सब तक मिलेंगे। और अब हम इस मीटिंग को अंत की तरफ ले चलते हैं। अगर किसी को और कुछ गुड विशेस मैसेज या डॉक्टर अर्चना जी के डायरेक्ट अपना विशेस देनी हो तो प्लीज दे सकते हैं जी। शिखर सर हाँ, एक मिनट अरविंद जी, डॉक्टर विपुल नारायण जी बोल रहे हैं। या बिल्कुल। हाँ मेरा, हाँ शिखर जी। हाँ बोलिए सर। हाँ, ये मैडम ने बतलाया था अल्फा बीटा लिंक के बारे में। हाँ, ब्रिज जी। हाँ, अल्फा बीटा ब्रिज के बारे में। तो क्या इसका कोई चित्र उपलब्ध है, इसकी ट्रेसिंग उपलब्ध है अल्फा बीटा ब्रिज की? मैं बाद में भेज दूंगी, अब इस वक्त तो नहीं है मेरे पास। जी। हाँ, अल्फा बीटा ब्रिज की, पर मैं बाद में उसको शेयर कर लूंगी आपसे। धन्यवाद शिखर के थ्रू। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा और बहुत प्रतीक्षित लेक्चर था, बहुत आनंद आया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच बहुत आनंद। डॉक्टर विपुल जी स्वयं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, तो मेरे ख्याल से उनको और भी अच्छा से समझ में आया होगा। और हाँ, अरविंद जी आप कह सकते हैं कुछ जी।
जी, सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद और सिस्टर अर्चना पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी इतना नॉलेज हमको आज मिला। और सर दूसरा है कि जब मुझे मालूम था कि आज ओम पर लेक्चर है तो मैंने एक गीत तैयार किया है। 1 मिनट लूंगा मैं, आपकी परमिशन हो तो। जी जी। ओम ब्रह्म का प्रतीक है, ओम परम शक्ति का शब्द है, ओम वेदों का प्रणव है, ओम समस्त भाषाओं का स्रोत है, मैं ओम का गान करता हूँ, मैं ओम का ओमोपचार करता हूँ, मैं ओम का ध्यान करता हूँ, मैं ओम का जप करता हूँ। मधुर ओम का स्वर्गीय संगीत मेरे हृदय में गूंजता है। शाश्वत ओम का दिव्य प्रहर्ष मुझे प्रेरणा देता है, मेरा उन्नयन करता है तथा मेरे अंतरत्म में एकत्व का भाव उत्पन्न करता है। ये 2-4 लाइनें मैंने तैयार किया था, इसलिए मैंने ये शेयर किया। धन्यवाद। म्यूट है शिखर जी, माइक म्यूट है आपका। बहुत बहुत थैंक यू अरविंद जी, बहुत बहुत आपके इस शॉर्ट पोएट्री के लिए जी। और अगर किसी को कुछ कहना हो तो डायरेक्ट कह सकते हैं, फिर हम लोग 1 मिनट बाद इस मीटिंग को अंत करेंगे। अर्चना जी से यही निवेदन है कि आज की इसके बाद अगर आपको कुछ और ऐसा लगा हो कि ओम के बारे में शेयर किया जा सकता है तो जब भी शिखर जी से निवेदन है कि बिल्कुल एक सेकंड सेशन रखें, बिल्कुल, ताकि आज के सारे प्रश्न का उत्तर भी मिले। धन्यवाद। नहीं हम सॉरी आप बोलिए मौसी। नहीं ठीक है, वो जोशी जी जो कह रहे हैं उस पे सोचा जा सकता है। खासकर जो आज प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर मैं जरूर खोजूंगी, क्योंकि वो मुझे भी हैमर करते रहेंगे। अगर मुझे उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगी। और हम थैंक यू अर्चना फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ थैंक यू मीना फॉर कनेक्टिंग। इस ग्रुप में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन तुमने इनवाइट किया, इससे बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अर्चना जी को कनेक्ट होने के लिए थैंक यू। हम लोग थियोसॉफी साइंस लेक्चरर के रूप में रिजर्व कर लेते हैं। ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट ऑनर। हालांकि मैं स्लाइड हूँ नहीं, पर फिर भी being a microbiologist plus theosophist plus theater artist, ओम का तीनों में हमारा जो प्रभाव है, जैसे टी सेल रिसेप्टर्स का आपने बोला, टी सेल इम्यूनिटी का बोला, और प्रभाव ऑफ पीनियल बॉडी, दैट वाज रियली simplified lecture of the phonetic science. I was so amazed. Thank you अर्चना जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए पुनः सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम। आप सभी को शुभकामनाएं फॉर द वीकेंड। और सभी को हम लोग अगले संडे को फिर मिलेंगे 11 बजे एक डिफरेंट विषय के साथ। और अगले संडे के हमारे जो प्रवक्ता हैं वो श्री अशोक लोखंडे जी हैं। वो भारतीय शाखा के नेशनल लेक्चरर हैं और उनका जो विषय है वो है मानवता का अंतिम लक्ष्य। और उस पे भी हम लोग देखेंगे, उनके विचार शेयर करेंगे और प्रश्नोत्तर लेंगे। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी तरफ से भी सबको प्रणाम। मैडम अर्चना मैडम नमस्ते। नमस्कार संतोष जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम, थैंक यू। नमस्कार।